नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। काउंटिंग से ठीक पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी राजीव कुमार और उनके सहयोगी चुनाव आयुक्तों की नींद उड़ गई है। इस वक्त सीईसी राजीव कुमार के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी गई हैं जिसे उन्हें पालन करना ही होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो इसमें जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं रह जाएगी। कानूनी तरीके से चुनाव आयोग को घेरा गया है और आनंद फानन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला ले लिया है। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख दी गई है क्योंकि चुनाव आयोग के पास अब कोई विकल्प बचा भी नहीं है। दरअसल इस वक्त चुनाव आयोग सिर्फ नाम की संवैधानिक संस्था रह गई है। इस पर आरोप लग रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं रह गई, न ही स्वायत्त रह गई है। निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होना जरूरी है, तो चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रहना है। संवैधानिक संस्था है, सब लोग देख रहे हैं, सबकी निगाहें। चुनाव आयोग के ऊपर लगे गंभीर आरोप के बीच उनका धर्म क्या है, उन्हें कैसे काम करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी क्या है, इसको लेकर बार बार चुनाव आयोग के दफ्तर में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जाना पड़ रहा है और चुनाव आयुक्तों को उन्हें उनके कार्यशैली और उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है कि आप संवैधानिक स्वायत्त संस्था हैं जिसके पास इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं है, सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन पर भी है, पर अब तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना कार्य काम किया है, हमें विश्वास बिल्कुल देता ही नहीं। और इस बीच जब एग्जिट पोल अनाप शनाप नतीजे लेकर सामने आने लगे, एग्जिट पोल में जो रुझान दिखाए गए हैं उसको लेकर तो यही लगता है कि विपक्ष ने ग्राउंड पर तनिक भी मेहनत ही नहीं की, जबकि पूरे भारत को अच्छे से पता है इस बार इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। चाहे वो सड़कों पर लड़नी हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर इस जो चुनावी जंग है उसे आगे बढ़ाना हो, इसमें राहुल गांधी अव्वल रहे। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की भूमिका काफी मजबूत दिखी। इन सब के बावजूद तमाम सर्वे को दरकिनार करते हुए ना जाने किस दबाव में एग्जिट पोल 400 पार तक पहुंचाए गए हैं। इसको लेकर तो अलग अलग थ्योरी भी गढ़ी गई कि शेयर मार्केट से बीजेपी को फायदा उठाना है, इस वजह से सारी चीजें हुई। एक थ्योरी चल रही है कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी एक थ्योरी चल रही है कि अफसरशाही पे दबाव डालने के लिए अगले 3 दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया। भाई आ तो हम ही रहे हैं, तो हमारी बात मानो, उल्टे सीधे काम करो, काउंटिंग में गड़बड़ कराएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो अभी बड़ी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यह है कि काउंटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग को उलझन में डाल दिया गया है। ऐसी शर्तें रख दी गई हैं जिसके बाद इनके होश उड़े हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि वो पॉइंट क्या है। दरअसल विपक्ष इस वक्त निश्चिंत हो जाना चाहता है कि काउंटिंग के दौरान कहीं टेक्निकलिटीज में फंसकर विपक्ष को कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। इस वजह से चुनाव आयोग को 5 बिंदुओं पर घेरा गया है और उन्हें कहा गया है कि आपको यह काम तो करना ही पड़ेगा, यह रूल बुक में है। तो चलिए जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हम आपको बुलेट पॉइंट्स में सारे तथ्यों से अवगत कराते हैं, सारी शर्तों के बारे में बताते हैं कि कैसे चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण टेक्निकल पॉइंट्स पर घेरने की कोशिश विपक्ष ने की है। अगर इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा तो शायद गड़बड़ी की आशंका थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ इंडिया के लीडर जब चुनाव आयोग से मिले, उनके आयुक्तों से मुलाकात हुई, तो फिर उन्होंने जो शर्त रखी है, पॉइंट नंबर 1 जरा देखिए। सबसे पहले कि आप एक क्लियर डिटेल्ड गाइडलाइंस 4 जून की यानी मतगणना के दिन के लिए जारी करें। चुनाव आयोग अब इसके लिए तैयार हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की गई है। दूसरा, यह कहा जा रहा है क्लेरिफाई काउंटिंग पोस्टल बैलेट्स फर्स्ट पर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, यानी कि इलेक्शन रूल 1961 जो कहता है उसके मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती करने के बाद आप उसके नतीजे एकदम क्लियर करें, बता दें पहले, फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो, ताकि जो धांधली के आरोप लगते हैं उस आरोप में अब दम ना रहे, निष्पक्षता चुनाव आयोग की बनी रहे।
इसके लिए ध्यान देने को कहा गया है। यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, हमारी कंप्लेंट थी चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता, कानून में गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था। नहीं तो होता क्या है कि अगर आप पोस्टल बैलेट के रिजल्ट छिपा कर रख लेते हैं तो बाद में जब ईवीएम के रिजल्ट निकलने लगते हैं, काउंटिंग शुरू हो जाती है, तो उस वक्त कोई उम्मीदवार अगर पिछड़ रहा है, उसे जिताने की अगर कोई मंशा है, कोई साजिश है, तो पोस्टल बैलेट के नंबर ऊपर नीचे कर उसे जिताए जाते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे आरोप लगे कि जिस तरीके से वहां महागठबंधन और एनडीए के बीच हार जीत का फासला था, महज कुछ हजार वोटों का ही फासला था। कहीं कहीं लोग 100-200 ऐसे वोटों से हारे जीते। तो इन सब मामलों को देखते हुए आशंका यह जताई गई कि पोस्टल बैलेट का कोई खेल तो नहीं। अब इन सब आशंकाओं को दूर करने के लिए विपक्षों ने कमर कस ली। स्ट्रांग रूम के बाहर उनके कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं ताकि कोई रिजर्व ईवीएम ट्रक में भर भर कर वहां डालकर बाद में यह ना कहा जाए कि अब रिजर्व ईवीएम की ही गिनती शुरू हो जाएगी। अब आइए पॉइंट नंबर 3 जो कहा जा रहा है, इंश्योर सीसीटीवी मॉनिटर्ड सेफ मूवमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट्स। ईवीएम के जो कंट्रोल यूनिट हैं उन्हें जो मतगणना कक्ष तक लाया जाएगा, उसके पल पल की मॉनिटरिंग हो, सीसीटीवी कवरेज हो उसमें, और जहां गिनती हो वहां भी कंट्रोल यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके लिए भी हमें भरोसा चाहिए कि चुनाव आयोग यहां निष्पक्षता दिखाएगा। चुनाव आयोग की नींद उड़ी हुई है, उन्हें इन बिंदुओं पर गौर करना होगा। तनिक भी गड़बड़ी की बात सामने आई तो विपक्ष इस बार बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को उनकी जिम्मेदारी का एहसास बार बार विपक्ष ही तो करा रहा है, नहीं तो वो अपना धर्म शायद भूल चुके हैं। अब आइए अगले पॉइंट पे, यह कहा जा रहा है वेरीफाई डेट टाइम ऑन कंट्रोल यूनिट्स एंड कंफर्म वोटिंग स्टार्ट एंड टाइम्स। यहां कहा जा रहा है कि आप डेट टाइम जो कंट्रोल यूनिट पर लिखा हुआ है उसे वेरीफाई करें, और साथ ही साथ वोटिंग स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, उसके टाइम को भी वेरीफाई करें। क्या अब वहां से भी कोई धांधली की गुंजाइश है? इस वजह से जो सील्ड ईवीएम है वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग के तहत ही खुले और सब कुछ पाक साफ रहे, इस बात की गारंटी चुनाव आयोग दे। चुनाव आयोग के पास जितने पॉइंट्स पड़े हैं, अब इनकी नींद उड़ी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अब बेचैन हुए हैं। इन्हें 12:30 बजे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना ही है। लेकिन अब अगला टर्म देखिए जो मांग की गई है, स्पेसिफाई स्लिप्स टैग्स एंड डिटेल्स फॉर काउंटिंग एजेंट्स। यहां पर एकदम स्पेसिफाई करें वो स्लिप, वो टैग और जो बाकी डिटेल है काउंटिंग एजेंट के लिए। यहां अगली शर्त जो रखी गई है कि डिस्प्ले पोल डेट कैंडिडेट्स एंड टोटल वोट्स बिफोर कैंडिडेट वाइज रिजल्ट्स। यानी कि कैंडिडेट वाइज रिजल्ट्स जारी करने से पहले आपको यहां पर मतदान की तारीख, उम्मीदवार और कुल वोट प्रदर्शित करना होगा। ये आप करें ही करें, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगला पॉइंट कहा गया कि अवॉइड रशिंग, अलाउ एजेंट्स टू रिकॉर्ड रिजल्ट्स बिफोर प्रोसीडिंग्स। यहां कहने का मतलब यह है कि किसी भी जल्दबाजी से बचें, एजेंटों को आगे बढ़ने से पहले परिणाम रिकॉर्ड करने की अनुमति दें, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास को मजबूत करें। यह शर्त रखे गए हैं और चुनाव आयोग को इन शर्तों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तमाम चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक ही हैं। अगर इसकी अनदेखी होती है, कोई गड़बड़ी की जाती है, तो चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल तो पहले से खड़ा है और फिर लोग यकीन करना छोड़ देंगे चुनाव आयोग पर। सब कुछ बारीकी से हो, एक भी गलतियां, एक भी त्रुटियां न रहे, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि आज अजय माकन ने शिकायत की कि एआरओ टेबल पर जो कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, ऐसी बातें सामने आई।
लेकिन बाद में जब माहौल बहुत गर्म होने लगा तो फिर चुनाव आयोग के तरफ से यह निर्णय आया कि नहीं, एआरओ बैठेंगे। हमने कहा कि चुनाव आयोग को उनकी जिम्मेदारी का एहसास विपक्ष करा रहा है, नहीं तो चुनाव आयोग को चिंता ही नहीं है कि उन्हें इन सब चीज की भी तैयारी करनी है। हमारे कोषाध्यक्ष ने एक मुद्दा उठाया काउंटिंग एजेंट को लेकर, और इलेक्शन आयोग से कुछ ही समय के अंदर एक स्पष्टीकरण भी आया। पर सवाल यह है कि शक कैसे पैदा हुआ? अगर वो नहीं उठाए होते तो ये स्पष्टीकरण भी नहीं आता। तो चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रहना है, और इसी वजह से जो चुनाव आयोग के सामने शर्त रखी गई है वो यह कहते हुए कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहे, इलेक्टोरल प्रोसेस पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, मतगणना एकदम निष्पक्ष हो, कहीं से भी रिटर्निंग ऑफिसर को भले ही फोन चले जाए 150 रिटर्निंग ऑफिसर को अमित शाह खुद फोन करके हड़का दे, धमका दे, इन सब के बावजूद चुनाव आयोग अपनी स्वायत्ता बरकरार रखे और पहचान दे कि वो अब सरकार के दबाव से मुक्त हो रही है, तो चीजें समझ में आएंगी। अब यहां पर जो मांगे चुनाव आयोग के सामने अभिषेक मनु सिंघवी समेत तमाम नेताओं ने रख दी है, वो इनकी नींदें उड़ा देने के लिए काफी हैं कि अगर इन शर्तों का भी पालन किया जाए, एक एक बिंदुओं को मॉनिटर किया जाए, तो ईवीएम से खेल करने का मामला चल नहीं पाएगा। दाल ना तो रिटर्निंग ऑफिसर के गल पाएंगे, ना ही बीजेपी का कोई मंसूबा यहां सफल हो पाएगा। और कहीं भी जब सत्ता, खास करके केंद्रीय चुनाव की बात करते हैं, तो 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी की बात हमेशा होती है। यहां पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा रहा। यहां पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो गए, तो फिर भी राष्ट्रवाद और राम मंदिर के मुद्दे पर देश वोट कर रहा है। ये समझ से परे है। यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। इन तमाम बिंदुओं पर अगर ध्यान रखा जाए और चुनाव आयोग के जो इस वक्त टेंशन बढ़े, चुनाव आयोग अगर उन तमाम शर्तों को मानकर काम करे तो इनकी हवाइयां टाइट हो जाएंगी। वैसे भी बीजेपी वाले ने श्रीगुफा छोड़ा है और अलग अलग थ्योरी तो गढ़ ही ली गई है। देखते हैं कि नतीजा क्या आता है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग को विपक्ष ने अपना धर्म याद दिला दिया है और इसी के तहत अगर वो नहीं चले तो उनके साख पर एक बार फिर से बड़ा बट्टा लगने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।